हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 के इंटेक्स क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन। चैप्टर का नेम क्या है? सोर्सेज ऑफ एनर्जी। पेज नंबर 243 से है ये क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। जो अच्छे सोर्स है एनर्जी के वो क्या होते हैं? गुड सोर्स ऑफ एनर्जी शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज़। उसी को हम गुड सोर्स बोल सकते हैं एनर्जी का जिनके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होंगी। फर्स्ट क्वालिटी क्या है? इट शुड बी इजली अवेलेबल। जो हमारा सोर्स होगा एनर्जी का उसी को हम अच्छा बोल पाएंगे जो इजीली अवेलेबल हो, जो हम आसानी से जहाँ तक हम पहुँच पाए, जो हमें इजीली मिल जाए। इट शुड डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क। उससे जो अमाउंट ऑफ वर्क हो वो क्या हो? ज़्यादा हो। मतलब अमाउंट ऑफ वर्क मतलब हम क्या करें, उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करवा पाए। इट शुड बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। गुड सोर्स ऑफ एनर्जी को स्टोर करना और एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना वो क्या होना चाहिए? आसान होना चाहिए। इट शुड बी इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब क्या है? हर कोई उसको खरीद पाए। ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी हो जिसको हर कोई खरीद पाए, मतलब ज़्यादा महंगा ना हो। इट शुड कोज लेस एनवायरमेंटल पोल्यूशन। सबसे मेन काम क्या है? हमारे एनवायरनमेंट को कम से कम पोल्यूशन करने वाला होना चाहिए हमारा गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये सब क्या है जिसके अंदर भी ये सारे पॉइंट्स, ये जो क्वालिटीज़ हैं, अगर ये फॉलो करेंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे? उस सोर्स ऑफ एनर्जी को गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज़ अ गुड फ्यूल। अच्छा ईंधन किसको माना जाता है? अ गुड फ्यूल प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ऑन बर्निंग। जब भी फ्यूल को जलाया जाए तो उससे जो अमाउंट ऑफ हीट निकलती है वो क्या निकले? ज़्यादा निकले। डजंट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक। जो स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, वो ज़्यादा ना निकले। एंड इट इज़ ईजिली अवेलेबल। ठीक है, ईजिली अवेलेबल का मतलब क्या है कि ये हमें आसानी से हमें मिल जाए। जैसे कि हम एग्जांपल ले यहाँ पे एलपीजी का, तो एलपीजी को हम क्या बोल सकते हैं? गुड फ्यूल बोल सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो पॉइंट्स हैं जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किए हैं वो सारे हमारे गुड फ्यूल जो कि हमने एलपीजी लिया है उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ़ यू कुड यूज़ एनी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हीटिंग योर फूड, विच वन वुड यू चूज़ या यूज़ एंड वाई। अगर आपको सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करना है अपने फूड को हीट करने के लिए, पकाने के लिए, तो आप क्या यूज़ करना प्रेफर करेंगे और क्यों करेंगे प्रेफर? तो देखिए हम किस चीज़ को प्रेफर करेंगे? एलपीजी को, सीएनजी गैस को, इलेक्ट्रिसिटी को। क्या करने के लिए? अपने फूड आइटम्स को हीट करने के लिए, फूड को पकाने के लिए। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो एनर्जी सप्लाई है वो एफिशिएंट है, मतलब ज़्यादा जो अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है वो एफिशिएंट होगी, जो हमारे फूड को कुक कर देगी। Thermal efficiency of the energy source is large. There is less pollution and source can be used easily. जो थर्मल एफिशिएंसी होगी एनर्जी की वो क्या होगी? लार्ज होगी। मतलब जो थर्मली अगर हम किसी चीज़ को जलाएंगे तो उससे जो अमाउंट ऑफ हीट निकलती है वो ज़्यादा होगी, पोल्यूशन कम होगा और इन सोर्सेज को हम क्या कर सकते हैं? आसानी से यूज़ भी कर सकते हैं। तो इन सोर्सेज को हम क्या करेंगे? प्रेफर करेंगे अपने फूड को हीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 248 से। तो देखिए क्या है पेज नंबर 248 का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल। जो फॉसिल फ्यूल है हमारे उनके क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या नुकसान है फॉसिल फ्यूल की। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फॉसिल फ्यूल होते क्या हैं। जो फ्यूल, जो ईंधन हमें फॉसिल होते हैं अवशेष से जो प्राप्त होते हैं। अवशेष किसके? समुद्र में रहने वाले एनिमल्स के, या फिर जो ज़मीन में दबे हुए हमारे प्लांट्स हैं उनसे जो मिलने वाला जो ईंधन है उसको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल। जीवाश्म ईंधन भी बोलते हैं इसको। जो जीव के अंश थे हमारे उनसे जो हमारा ईंधन मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल। तो सबसे पहले इसकी फर्स्ट डिसएडवांटेज, अगर इनको हम बर्न करते हैं, एग्जाम्पल क्या है फॉसिल फ्यूल का? कोल एंड पेट्रोलियम। दोबारा बोलिए क्या है एग्जाम्पल? कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम को जब बर्न किया जाता है तो उसमें से पोल्यूटेंट्स निकलते हैं जो हमारी एयर को क्या करते हैं? पोल्यूट करते हैं। दूसरा देखिए क्या नुकसान है इनके? एसिडिक ऑक्साइड्स लाइक ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर।
आर रिलीज ऑन बर्निंग फॉसिल फ्यूल। जब फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जाता है तो कार्बन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड ये सब रिलीज होंगे और ये ऑक्साइड किसके साथ मिक्स हो जाएंगे, हमारी बारिश के साथ मिक्स होंगे, बारिश के पानी के साथ मिक्स होंगे और जो पानी इनके साथ मिक्स होके हमारे अर्थ पे आएगा उस रेन को हम क्या बोल देते हैं, एसिड रेन। और एसिड रेन से किसको नुकसान होगा, वाटर सोर्सेज को नुकसान होगा, सोइल रिसोर्सेज को नुकसान होगा। जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं उनकी जो पीएच है वाटर की वो चेंज होने की वजह से उनको भी नुकसान होगा और जहाँ पे हमारी सोइल के ऊपर हमारी एसिड रेन गिरेगी तो उनको भी क्या होगा, सोइल को भी क्या होगा, इससे नुकसान होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑल्सो कोज ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमोसफेयर। जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या करती है, वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट को कोज करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे रीज़न क्या है, टेम्परेचर बढ़ने के पीछे ग्रीन हाउस गैसेस। और कौन सी ग्रीन हाउस गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। किससे, फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से। फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसका क्या मतलब है कि फॉसिल फ्यूल हमारे एक लिमिट में है अर्थ के ऊपर और अगर इसको हम इसी रेट से यूज़ करते गए तो एक ऐसा टाइम आएगा कि ये सारे फॉसिल फ्यूल क्या हो जाएंगे, अर्थ से ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके लिए भी हमारे फॉसिल फ्यूल की ये क्या है, एक डिसएडवांटेज है। तो हमने यहाँ पे 4 डिसएडवांटेज डिस्कस की हैं, चेक कर लेंगे एक बार इनको आप दोबारा से क्या क्या है। नेक्स्ट आपका वाई वी आर लुकिंग एट अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हम जो अल्टरनेट सोर्स है एनर्जी के उनकी तरफ क्यों जा रहे हैं, क्यों उनको ढूंढ रहे हैं, क्या है ऐसा कि हम अल्टरनेट सोर्सेज के जो विकल्प हैं दूसरे सोर्सेज ऑफ एनर्जी के उसको हम ढूंढ रहे हैं, ऐसा क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, मतलब वो एक टाइम के लिए है, एक लिमिट में है और लिमिट के अंदर कोई चीज़ है तो वो ख़त्म भी होगी, हमारी ख़त्म हो जाएंगे ये और इतनी जल्दी ये रिप्लेनिश भी नहीं होंगे, वापस पुनः प्राप्त नहीं होंगे हमें। तो इसमें जो इसका जो रेट है जिसको यूज़ कर रहे हैं वो भी रेट क्या है, इसका बहुत ज़्यादा है। तो इसकी रेट की कंजप्शन की वजह से जो फॉसिल फ्यूल है एक ऐसा टाइम आएगा जब हमारी अर्थ से क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए जो हमारा ट्रेडिशन बन चुका है हमारी लाइफ को, उन सभी सोर्सेज को पूरा करने के लिए, लाइट के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी, जो भी चीज़ें हमारे डेली यूज़ में हम यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं से हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो उनको लिए हम क्या करते हैं, किसका विकल्प ढूंढते हैं, अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ हैज़ द ट्रेडिशनल यूज़ ऑफ विंड एंड वाटर एनर्जी बीन मॉडिफाइड फॉर आवर कन्वीनियंस। जो ट्रेडिशनल यूज़ है हमारी विंड का और वाटर की एनर्जी का, उसको हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग उसको हम मॉडिफाइड कर सकते हैं। कैसे मॉडिफाइड कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखिए, टू यूज़ एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर, लार्ज डैम्स आर बिल्ट इन हिली रीजन्स टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर एट अ हाइट। हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे हिली एरिया है वहाँ पे हम डैम बना सकते हैं, वहाँ पे हम बहुत सारा पानी एक ऊंचाई तक हम स्टोर कर सकते हैं। दिस स्टोर्ड वाटर फ्रॉम हाई लेवल इन डैम इज कैरिड थ्रू पाइप टू द टर्बाइन। और जो स्टोर्ड वाटर किया है आपने हाइट तक, जो हाई लेवल तक, उसको आप क्या कर सकते हो, डैम से कहाँ पे लेके आ सकते हो, टर्बाइन तक। किसके थ्रू, पाइप्स के थ्रू। और जो टर्बाइंस होगी वो कहाँ पे लगी होती है, बॉटम ऑफ द डैम, जो हमारी बॉटम होती है डैम की वहाँ पे, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स को हम चला सकते हैं। किसका यूज़ करके, वाटर की एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट्स को ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब एक तरह से बोला जाए कि हमने वाटर की जो एनर्जी है उसका यूज़ करके क्या चला लिया है, हाइड्रो पावर प्लांट। इसी तरह हम बात करते हैं विंड एनर्जी का। विंड एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। कैसे, जो विंड एनर्जी है उससे हम क्या करवा सकते हैं, विंड मिल्स की जो ब्लेड है उसको रोटेट करवा सकते हैं और रोटेशन मोशन जो विंड मिल का है उसका यूज़ करके हम टरबाइन चला सकते हैं और टरबाइन से हम क्या कर सकते हैं, एक तरह से इलेक्ट्रिक जनरेटर की तरह काम करवा सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या होता है, हम उसके अंदर डीजल डालते हैं और उससे क्या मिलती है, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, मैकेनिकल वर्क होता है और जो मैकेनिकल वर्क है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे हम जो विंड एनर्जी है
और जो वाटर एनर्जी है उसको मॉडिफाइड कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। हिली एरियाज़ पे हम वाटर को मॉडिफाइड कर सकते हैं, और जहाँ पे आपकी हवाएं तेज़ चलती हैं, जैसे कि आपका गुजरात साइड हो गया है या फिर महाराष्ट्र साइड, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, विंड मिल को ऑपरेट करवा के विंड एनर्जी का यूज़ करके टरबाइन ऑपरेट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 253। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ मिरर, कनकेव, कन्वेक्स और प्लेन, ऑप्शन दिए गए हैं आपको, वुड बी बेस्ट सुटेड फॉर यूज इन अ सोलर कुकर, वाई। आपको क्या करना है, सोलर कुकर का यूज़ करना है, तो इनमें से आप कौन सा मिरर यूज़ करेंगे। 3 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो देखिए आपको क्या यूज़ करना है, इसमें आपको यूज़ करना है कनकेव मिरर। क्या यूज़ करेंगे हम सोलर कुकर के अंदर, कनकेव मिरर। शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है आपका ये कि सोलर कुकर में कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है, फूड को हीट करने के लिए, फूड को कुक करने के लिए कनकेव मिरर। ऐसी क्या क्वालिटी है कनकेव मिरर की कि उसके अंदर उसका यूज़ करके हमारा खाना पक जाता है। तो क्या है, ये जितने भी सनलाइट है उस सनलाइट को क्या करता है, फोकस कर देता है। जो सनलाइट है इसके ऊपर गिरेगी, उसको रिफ्लेक्ट करके क्या कर देगा, एक पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करेगा, और जहाँ पे इसने फोकस किया है वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से हम क्या कर पाएंगे, उस एरिया के अंदर, सोलर कुकर के अंदर हम फूड को कुक और हीट कर पाएंगे। तो ध्यान क्या रखना आपको, कौन सा मिरर यूज़ करते हैं हम, कनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द एनर्जी दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ओशंस। जो ओशन से जो हमें एनर्जी मिलती हैं उनकी क्या लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस की बात करेंगे हम। एनर्जी फ्रॉम ओशंस कैन बी ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ टाइडल एनर्जी। जो एनर्जी हम ओशन से ऑब्टेन करते हैं वो अलग अलग फॉर्म में हो सकती हैं। टाइड से जो एनर्जी मिलती है, हाई टाइड्स और लो टाइड से, वेव से जो एनर्जी मिलती है, ओशन थर्मल एनर्जी। जो ओशन की जो थर्मल एनर्जी है, ये सारी क्या है हमारी ओशंस की डिफरेंट काइंड्स की एनर्जी है। तो क्या क्या लिमिटेशन है, देखो एक तो लोकेशन जहाँ पे टाइडल एनर्जी यूज़ होगी, जहाँ पे हम डैम्स बनाएंगे, वो लोकेशंस क्या है हमारी, बहुत ही कम है। एक तरह से आप ये लगा लीजिए कि जो आपके ओशंस है वो हर एरिया के अंदर तो नहीं है जहाँ पे हम इस तरह का सेटअप कर पाएँ, एनर्जी टाइडल एनर्जी को यूज़ कर पाएँ, डैम बना पाएँ। तो दूसरा देखिए क्या है, इनको अगर हम इंस्टॉलेशन करते हैं पावर हाउसेस की, उनका जो रेट है, जो कॉस्ट आती है वो भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं खर्चा ज़्यादा आता है इस तरह की एनर्जी को यूज़ करने में। तीसरा है, पावर प्लांट बिल्ट इन द ओशंस और सी शोर विल नीड हाई कॉन्टिन्यूस मेंटेनेंस एज अ चांस ऑफ कोरोजन आर एक्सट्रीमली हाई। जो पावर प्लांट हमने लगा भी दिए हैं ओशन के आसपास, सी शोर के आसपास, जो समुद्र के किनारे हैं उनके आसपास, तो उनको मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है। क्योंकि देखिए समुद्र का जो पानी है खारा होगा, और खारे पानी के अंदर जो कोरोजन है वो क्या होगा हमारा, उसका जो रेट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जल्दी से हमारा जो सेटअप है, जो पावर प्लांट हमने लगाए हैं वो जल्दी से ख़राब हो जाएंगी। तो ये सारी लिमिटेशन है किसकी, जो हमारे ओशन से जो एनर्जी मिलती है उनकी। नेक्स्ट है, व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी। जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, थर्मल का मतलब है हीट। जो अर्थ की हीट से जो एनर्जी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। क्योंकि अर्थ के अंदर क्या है, कुछ एक ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पे हीट एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रेजेंट होती है उन एरियाज़ को हम क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट। क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट बोलते हैं। जहाँ पे अर्थ के नीचे जो एनर्जी है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा है अर्थ के अंदर। ड्यू टू जियोलॉजिकल चेंजेस, molten rocks formed in the deeper hot region of the earth crust are pushed upward and are trapped in the hot spots। क्या होगा, जो हमारी जियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उसकी वजह से जो अर्थ के अंदर जो रॉक्स है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, वो रॉक्स क्या हो जाती है, पिघल जाती है, एक तरह से लावा बन जाता है। और वो लावा वहाँ से कहाँ आ जाता है, बाहर अर्थ क्रस्ट पे, अर्थ क्रस्ट की तरफ। और जो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो हमारे एरियाज़ हैं वहाँ पे क्या हो जाता है, वो ट्रैप हो जाता है, और उनको हम क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट। और जहाँ पे अगर आपका अंडरग्राउंड वाटर है और वो अंडरग्राउंड वाटर आपका किसके कंटेक्ट में आता है, आपके हॉट स्पॉट के कंटेक्ट में आता है, तो वहाँ पे जो पानी ज़मीन के अंदर है उस पानी से क्या बननी शुरू हो जाती है, स्टीम बननी शुरू हो जाती है। क्या बननी हो जाती है, स्टीम। और उस स्टीम का यूज़ करके हम पाइप के थ्रू क्या कर सकते हैं, टरबाइन को ऑपरेट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका जियोथर्मल एनर्जी के बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्या एडवांटेजेस है। सबसे पहला एडवांटेज है इसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता, इसको हम क्लीन फ्यूल या क्लीन एनर्जी भी बोल सकते हैं। अगर हमने फिजन किया एक एटम यूरेनियम का, वो 10 मिलियन टाइम्स एनर्जी रिलीज करेगा किसके कंपैरिजन में, अगर हमने एक एटम बर्न किया है कार्बन का। देखिए हमने कंपैरिजन किया है, एक एटम हमने बर्न किया है यूरेनियम का, एक एटम हमने बर्न किया है कार्बन का। कार्बन के कंपैरिजन में जो यूरेनियम एटम है, जो कि हमारा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है यूरेनियम, उससे कितने टाइम्स ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, 10 मिलियन टाइम्स मोर एनर्जी इन कंपैरिजन टू द कार्बन। किसके कंपैरिजन में, कार्बन के कंपैरिजन में। फ्यूजन ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर 4 हाइड्रोजन एटम का फ्यूजन करवा दिया जाए तो उससे जो हीट एनर्जी रिलीज होती है वो भी क्या रिलीज होती है, बहुत ज़्यादा। तो ये क्या थी हमारी सारी एडवांटेजेस किसकी, न्यूक्लियर एनर्जी की। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कैन एनी सोर्स ऑफ एनर्जी बी पोल्यूशन फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन एनी सोर्स ऑफ एनर्जी बी पोल्यूशन फ्री। क्या हमारा कोई ऐसा सोर्स है एनर्जी का जो पोल्यूशन फ्री है, वाई और वाई नॉट, ठीक है या नहीं है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे क्या बोला जाएगा अभी। कोई भी सोर्स एनर्जी का ऐसा नहीं है जो पोल्यूशन फ्री हो, कोई भी। आप बोल सकते हो कि जैसे कि सोलर एनर्जी है वो तो पोल्यूशन फ्री है, लेकिन सोलर एनर्जी को हम पोल्यूशन फ्री मान सकते हैं, लेकिन जो सोलर एनर्जी के अंदर हम जो सेल्स यूज़ करते हैं सोलर सेल, वो बहुत ज़्यादा एक तरह से हैजार्डियस वेस्ट जनरेट करते हैं। तो वो क्या है, एक तरह से पोल्यूशन तो करेगा ना किसी तरीके से, हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज करेगा ही वो, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली डैमेज करेगा वो। तो कोई भी ऐसा एनर्जी का सोर्स नहीं है जो कि पोल्यूशन फ्री हो, किसी ना किसी फॉर्म में कम या ज़्यादा पोल्यूशन जरूर करेगा वो। जैसे मान लिया इन्होंने, इट इज़ कंसिडर्ड दैट सोलर सेल्स आर पोल्यूशन फ्री। मान के चलते हैं हम कि सोलर सेल पोल्यूशन फ्री है, लेकिन वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं इनडायरेक्टली वे में। इन द केस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी का एग्जांपल लें तो ऐसा जो कोई वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होता आफ्टर द न्यूक्लियर रिएक्शन के, लेकिन ये भी टोटली पोल्यूशन फ्री नहीं है, क्योंकि जब हम स्टार्ट करवाते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न को तो वहाँ पे हमें 10⁻⁷ केल्विन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय फिजन रिएक्शन। जो किससे प्रोवाइड किया जाता है, फिजन रिएक्शन से। और जो वेस्ट जनरेट होता है फिजन रिएक्शन से वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होगा। इसलिए आप बोल सकते हैं कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है जो कि 100% पोल्यूशन फ्री हो, थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम, लेकिन पोल्यूशन किसी ना किसी तरीके से ज़रूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, hydrogen has been used as a rocket fuel. Would you consider it is a cleaner fuel than CNG? Why or why not? आपको बोला गया है यहाँ पे कि हाइड्रोजन को हम रॉकेट फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, क्या आप उसको मानोगे कि वो एक क्लीनर फ्यूल है, वाई और वाई नॉट। तो आप देखिए जो CNG के कंपैरिजन में क्या वो क्लीनर फ्यूल है, आपको कंपेयर करना है। हाइड्रोजन को हम मानते हैं कि एक क्लीनर फ्यूल है, क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर इसको हम बर्न करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होते हैं, वाटर वेपर। और वाटर वेपर क्या है आपका, कैसा क्या है, नॉन पोल्यूटिंग। हाउ इट ड्यू टू एक्सप्लोसिव नेचर ऑफ हाइड्रोजन इट इज स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इज डिफ़िकल्ट। लेकिन जो हमारा हाइड्रोजन का जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव है, इसको स्टोर करना, क्योंकि बहुत जल्दी इनफ्लेमेबल गैस है ये, बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है, इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है इस गैस का, तो इसको स्टोर करना और ट्रांसपोर्टेशन करना क्या है, बहुत ही मुश्किल है। अगर हम कंपेयर करें इसको CNG से, तो CNG से तो क्या है, ये क्लीन फ्यूल है ही। CNG से क्या है, क्लीन फ्यूल है, क्योंकि इसके अंदर तो क्या होगा, आपका वाटर वेपर्स बनते हैं, और अगर हम CNG को बर्न करते हैं तो उसमें भी आपका कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी जरूर रिलीज होती है। तो उसके कंपेयर में इसको क्या बोल सकते हैं, क्लीनर फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 254 से, नेम 2 एनर्जी सोर्सेज दैट यू वुड कंसीडर टू बी रिन्यूएबल, गिव रीजंस फॉर योर चॉइस। आपको कोई ऐसे 2 सोर्स ऑफ एनर्जी बताने हैं जो रिन्यूएबल हो। मतलब रिन्यूएबल का मतलब क्या है, जो लिमिटेड ना हो, जो अनलिमिटेड हो। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सोलर एनर्जी, सन से मिलने वाली जो लाइट है, विंड एनर्जी, ओशन एनर्जी, ये सारे कैसे सोर्सेज हैं, कैसे
रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्योंकि क्या है, इनको रिन्यूएबल क्यों बोला गया है, क्योंकि हमारी अर्थ पे ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा, ये जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, इनकी जो सप्लाई है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। इनको एक्सट्रैक्शन करना, यूज़ करना, वो क्या है, इन सोर्सेज का ईजी है। तो उसके बाद देखिए क्या है, दिस सोर्सेज वुड नॉट बी डिप्लीटेड बिकॉज द सप्लाई इज लार्ज। ये हमारे ख़त्म भी नहीं होंगे क्योंकि इनकी सप्लाई क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन जो इससे हम एक्सट्रैक्शन करते हैं यूजेबल एनर्जी का, वो इन सोर्सेज से क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द नेम ऑफ एनी टू एनर्जी सोर्सेज दैट यू वुड कंसिडर टू बी एग्जॉस्टिबल, गिव रीजन ऑफ योर चॉइस। कोई दो एग्जॉस्टिबल एनर्जी सोर्सेज के आपको एग्जांपल, तो ये तो आप बोल सकते हैं फॉसिल फ्यूल, और फॉसिल फ्यूल में एग्जांपल हैं क्या आपके, कोल एंड पेट्रोलियम। क्योंकि इन फ्यूल्स को बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स का टाइम लगेगा, टाइम ज़्यादा लंबा है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और इनके जो रिजर्व्स हैं ये भी क्या है, लिमिटेड है। अगर इसको हम इसी रेट से यूज़ करते गए तो ये क्या हो जाएंगे, बहुत ही जल्दी हमारी अर्थ से ख़त्म हो जाएंगे।